गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैनेजमेंट के टॉपिक पे जो एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं मैनेजमेंट सेगमेंट का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। अब प्रबंध का महत्व जानने से पहले प्रबंध की इंपॉर्टेंस को, कि प्रबंध किस तरह से, मैनेजमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता चला गया, इसके लिए हमारे यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक तुलनात्मक विवरण बनाया गया है कि मैनेजमेंट जो है वो उदारीकरण से पूर्व तो कितना इंपॉर्टेंट था और उसका इंपॉर्टेंस उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के बाद कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण से पश्चात जानने से पहले ये तो पता हो कि उदारीकरण क्या है। तो साहब, उदारीकरण का मतलब है कि अपने देश की व्यापार नीतियों को उदार बनाना। उदार, नॉट उधार, उदार, लिबरल। इसका मतलब है कि किसी भी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ सकता है, व्यापार का संचालन कर सकता है, लाभ कमा सकता है, और हमारे देश का नागरिक भी बिना किसी रोक टोक के दूसरे देश में जाकर व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, लाभ कमा सकता है। अब साहब, ये उदारीकरण जैसी बीमारी आई कब? ईयर था 1991, 1991। और इस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो 1991 में हमारे जो वित्त मंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और पूरे देश के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या आर्थिक आ चुकी थी। भारत के पास ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 7 दिनों का कोष शेष रह गया था। तो ऐसी विकट स्थिति में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में 3 नीतियां एक साथ लागू कराने पर जोर दिया, जिसमें निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, और तीसरी जो थी वो थी हमारी उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। ये तीनों ही शामिल किए। तीनों ही नीतियों का अलग अलग एस्पेक्ट था, अलग अलग जरूरत थी। खैर, हम बात कर रहे हैं उदारीकरण की। तो उदारीकरण का मैंने आपको मतलब बताया कि हमारे देश की नीतियों को उदार बनाना, यानी कि बाहर का व्यक्ति हमारे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ सकता है, व्यापार का संचालन कर सकता है, लाभ कमा सकता है, और हमारे देश का नागरिक भी बाहर जाकर के प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। तो उदारीकरण से पहले यानी कि 1991 से पहले भी व्यवसाय तो चलता ही था और 1991 के बाद भी व्यवसाय चलता था, लेकिन इन दोनों में परिवर्तन क्या आ गया वो हमें देखना है। प्रबंध किस तरह से व्यवसाय के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये हमें यहां पर समझना है। तो एक तुलनात्मक विवरण मैंने बनाया है। ये सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के अंदर कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको डिस्क्राइब करनी है लिबरलाइजेशन के पहले, लिबरलाइजेशन के बाद। तो कुछ फैक्टर्स थे, कुछ कारक थे जिनकी वजह से ये कंपैरेटिव या इंपॉर्टेंस जो है मैनेजमेंट की वो बढ़ी। देखिए, फर्स्ट था नेचर ऑफ मार्केट, बाजार की प्रकृति। तो उदारीकरण से पूर्व जो बाजार था वो कैसा था? विक्रेता बाजार। और उदारीकरण के पश्चात वो व्यापार कैसा हो गया? क्रेता बाजार। अब विक्रेता बाजार और क्रेता बाजार में फर्क क्या है वो देखिए। उदारीकरण से पूर्व बाजार में ग्राहकों की जो संख्या थी, उपभोक्ताओं की जो संख्या थी वो थी कम, और ग्राहकों की संख्या कम होने की वजह से विक्रेता जो थे वो प्रधान माने जाते थे। प्रधान मानने का मतलब है कि अगर हम बाजार में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर हमारी पसंद सेकेंडरी होती थी और विक्रेता के पास जो चीज अवेलेबल है वो चीज
प्राइमरी होती थी। मतलब अगर मैं दुकान पर गया कि सर मुझे ये चीज चाहिए, तो वो बोलता है नहीं सर हमारे पास ये नहीं है, आपको ये लेनी है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमें मजबूरन वो लेनी पड़ती थी। ग्राहक को राजा, विक्रेता को उस समय का राजा माना जाता था। ग्राहक की पसंद नापसंद नहीं थी, क्योंकि संसाधन सीमित थे, वस्तुएं सीमित थी, तो जो चीज बाजार में अवेलेबल थी हमें वही खरीदनी पड़ती थी, उदारीकरण से पूर्व। लेकिन उदारीकरण के पश्चात जैसे ही बाहर की कंपनियों ने इंडिया की तरफ रुख किया और एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हो गए और ग्राहक के पास चॉइस आ गई, वैरायटी आ गई उत्पादों की, तो वो अपनी पसंद से कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना इजीली समझने लगा। और ऐसे ही वो क्रेता जो है आज वो बाजार का भगवान माना जाता है, क्योंकि क्रेता के पास ऑप्शंस है। विक्रेता बहुत सारे हैं, परंतु क्रेता जो है वो सभी के लिए एक है। आज अगर मैं किसी भी शॉप पर मोबाइल खरीदने जाऊं, मोबाइल शॉप पर, तो मुझे 10 ब्रांड्स के मोबाइल वहां पर मिलेंगे, लेकिन उन 10 मोबाइल ब्रांड्स के लिए ग्राहक मैं अकेला हूं। तो वो 10 के 10 मोबाइल ब्रांड्स जो ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये ग्राहक मेरा हो जाए, लेकिन ग्राहक उन 10 में से किसी एक को ही चूज करेगा। तो इसी तरह से क्रेता क्या हो गया, क्रेता उदारीकरण के पश्चात बाजार की प्रकृति हो गई क्रेता बाजार की, मतलब क्रेता प्रधान माना जाने लगा। प्रतियोगिता की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपटीशन, एकाधिकार या सीमित, उदारीकरण से पूर्व, और उदारीकरण के पश्चात है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले नंबर ऑफ सेलर्स जो थे वो मार्केट में कम हुआ करते थे, एकाधिकार या सीमित। अब प्रतियोगिता तो है ही नहीं, प्रतिस्पर्धा तो है ही नहीं, क्योंकि ग्राहक कम है, और ग्राहक कम है होने की स्थिति में विक्रेता क्या करेगा, जो होगा वही तो बेचेगा। अच्छा, अब आप सिंपल सी बात सोचिए, उदारीकरण नहीं है, दूसरी कंपनियां नहीं है, दूसरे ब्रांड्स मार्केट में नहीं है, तो ऑप्शंस नहीं है ग्राहकों के पास। अब ग्राहकों के पास ऑप्शंस ना होने की वजह से उनको रोध होकर के अपनी उसी दुकान पर जाना पड़ेगा जिस दुकान पर उनको वो सामान लेना है। अगर एक गांव में, एक बस्ती में, एक शहर में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 2 या 3 दुकानें हो, तो फिर उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं, आपको मजबूरन उन्हीं दुकानों से सामान खरीदना होगा। तो प्रतियोगिता पहले थी एकाधिकार। एकाधिकार प्रतियोगिता का मतलब होता है जहां पर प्रतिस्पर्धी स्तर 0 है और एक ही व्यक्ति उस बाजार का किंग है, राजा है, तो वो जैसा चाहे वैसा माल बेच सकता है। एकाधिकार या सीमित, सीमित होने का मतलब है इक्की दुक्की दुकानें हो सकता है कंपटीशन में हो, एक दूसरे की कंपटीशन, स्वदेशी कंपनियां जो इंडियन कंपनीज थी वो ही आपस में कंपटीटर्स थी। लेकिन जैसे ही उदारीकरण आया और बाहर की कंपनियों ने इंडिया की तरफ रुख किया, तो एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज हो गई। अब बहुत सारी कंपनीज होने की वजह से प्रतियोगिता क्या हो गई, हाई लेवल, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन आ गया। एक ही उत्पाद की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन सभी कंपनीज के बीच में पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो गई। तीसरा पॉइंट जो था वो था प्रतियोगिता के स्रोत। अच्छा भाई, उदारीकरण था, तो उदारीकरण में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो भी तकनीकें थी, जो भी रिसोर्सेस थे, वो सब हमको हमारे ही देश से अपनाने पड़ते थे। तो जो हम कंपटीशन करते थे, उन कंपटीशंस को फेस करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज, जो टेक्निक्स, जो मेथड जो थे, जो स्ट्रैटेजीज थी, वो सब इंटरनल थी, आंतरिक थी। हमारे ही देश से वो संसाधन जुटाना और उन संसाधनों से उसको मैनेज, ऑर्गेनाइजेशन को रन करना होता था। लेकिन उदारीकरण आने के पश्चात प्रतियोगिता का जो स्रोत था वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों लेवल पर चला गया। मतलब चाहे तो हम स्रोत हमारे देश से भी जुटा सकते थे और चाहे तो हम स्रोत बाह्य देशों से भी ले सकते थे। आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज को बाहर से इंपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट था प्रतियोगिता का आधार। पहले जो कंपटीशन हुआ करता था उस समय कंपनीज जो हुआ करती थी या कंपटीशन में जो कंपनीज थी वो लाइसेंस होल्डर या रिजर्व कोटे वाली थी, यानी कि जिनके पास लाइसेंस हैं, जो लाइसेंस होल्डर्स कंपनीज हैं, जो उनका रिजर्व, एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन, एक कोटा है उनके पास, उन कंपनियों का एग्जिस्टेंस तो मार्केट में अच्छा माना जाता था, उन कंपनियों का एग्जिस्टेंस बड़ा माना जाता था। रजिस्टर्ड कंपनीज थी, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे, तो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को यहां पर मौका नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, तो आज के समय में हर वो व्यक्ति जिसके पास कंपिटिटिव एबिलिटी है
प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है वो हर व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। पहले कंपटीशन किस लेवल पे हुआ करता था? लाइसेंस या आरक्षण पे। अगर मेरी कंपनी के पास लाइसेंस है और दूसरी कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है तो ऑब्वियसली मैं उस कंपनी की उस रेस में आगे हूं, क्योंकि ग्राहक जो था उसको तो एक सिंपल सी बात थी, जैसा हम समझाते थे वो वैसा समझ जाता था। लेकिन आज के समय में ग्राहक हमसे ज्यादा समझदार है, यानी व्यापारियों से ज्यादा समझदार है। वो जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो ऐसी स्थिति में व्यवसायियों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब वही व्यवसायी बाजार में टिक सकता था जिसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बहुत अच्छी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एबिलिटी जिस व्यक्ति की बहुत अच्छी है, जिसके पास स्ट्रेटेजी अपने कंपटीटर्स को हराने की बहुत अच्छी है, मेथड्स बहुत एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत यूनिक है, वो व्यक्ति बाजार में टिक सकता था। और ये सब पॉसिबल हो पाया लिबरलाइजेशन आने के पश्चात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवसाय का उद्देश्य। अच्छा, उदारीकरण से पूर्व जैसा कि मैंने बताया विक्रेता बाजार था, प्रतियोगिता कम थी, तो सिंपल सी बात है हर व्यापारी यही सोचता था कि यार जब प्रतिस्पर्धा नहीं है, ग्राहक को चाहे जैसे हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो उसका जो मेन मोटिव हुआ करता था, मेन ऑब्जेक्ट जो था वो था अधिकतम लाभ कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग। सबसे ज्यादा और सबसे मेन ऑब्जेक्ट उसका था प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन जैसे ही उदारीकरण आया और एक कंपनी की या एक प्रोडक्ट के, एक सर्विस के बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई, तो उस समय सभी कंपनीज ने ये सोचा कि यार अब भगवान है ग्राहक, और हम हमारे भगवान को जितना मना के चलेंगे वो भगवान हमारे ऊपर उतना ही प्रसन्न रहेगा। अब ऐसी स्थिति में हितधारी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक के अंदर बताया था कि हितधारी कौन होते हैं, वे सभी लोग जो व्यवसाय में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, वो सभी हितधारी होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, सोसाइटी, ये सभी लोग हितधारी हैं। तो आज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया उदारीकरण के पश्चात, हर बिजनेसमैन का, हर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट हो गया हितधारियों के हितों की रक्षा, यानी कि सबसे पहले जो सेटिस्फैक्शन है वो है हमारे स्टेक होल्डर्स का, देन हम प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे। जब तक मेरा ग्राहक मुझसे संतुष्ट नहीं है तब तक मैं प्रॉफिट कमाने की नहीं सोच सकता। प्रबंध का महत्व, अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उदारीकरण से पूर्व कोई भी विक्रेता मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था कि ग्राहक को मैनेजमेंट दिखाने से कोई मतलब ही नहीं, उसको तो प्रोडक्ट और सर्विस बेचनी है हमें और प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैनेजमेंट सेकेंडरी माना जाता था, सहायक माना जाता था। लेकिन जैसे ही उदारीकरण आ गया, कस्टमर स्मार्ट हो गया, हर चीज में समझने लग गया, तो फिर हमने मैनेजमेंट को पहले प्राइमरी लेवल पे लिया कि नहीं, हमें हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे रिसोर्सेज का सबसे अच्छा मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ हमारी प्रेजेंटेशन को भी नोटिस कर रहा है, और वो प्रेजेंटेशन करना वो था हमारे प्राइमरी लेवल पर। फर्स्ट लेवल पर आ गया मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को हमने देखा। प्रबंधकीय तकनीकी, मैनेजरियल टेक्निक्स या मैनेजरियल मेथोलॉजी जो थी, मेथड्स जो थे, वो देखना था। तो उदारीकरण से पूर्व यानी कि 1991 से पहले मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स को यूज किया जाता था वो किया जाता था पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को। दैट मींस कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम जो सर्विसेज मार्केट में रेंडर कर रहे हैं, उसी तरीके से चलने दो। हमारे दादाजी भी उसी तरीके से बेचते थे, हमारे पिताजी भी उस तरह से बेचते थे 1991 से पहले, उदारीकरण से पहले। तो पारंपरिक तकनीकें थी, उनमें कोई एडवांसमेंट नहीं था, कोई चेंज नहीं था। लेकिन जैसे ही उदारीकरण आया, कंज्यूमर स्मार्ट हुआ, तो फिर हमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना पड़ा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका लेता हूं। जैसे जब हम 1991 से पहले माने और आज के भी लगभग 10 साल 20 साल और आज भी हम ऐसे माने, पहले क्या हुआ करता था, जब हम कोई सामान लेने जाते थे, किराना की दुकान पर जाते थे, तो किराने वाला बोलता था साहब हमें एक पर्ची दे दो, लिस्ट बना के दे दो। हम उसको वो लिस्ट बना के दे देते थे, ठीक है। अब वो लिस्ट बना के देते थे और वो सामान हमें उसी लिस्ट के ऊपर उसका मोल भाव लगा करके पैसे जोड़ के बोल देता था सारा आपके 5000 रुपए हो गए, और हम उसको पैसे देके आ जाते थे और सामान ले आते थे। लेकिन आज थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया। आज एडवांसमेंट क्या हो गया, पर्ची देके आना सिस्टम सही है, वो यूं चला आ रहा है, लेकिन आज उनकी तरफ से जो बिल आता है वो कंप्यूटराइज आता है, कंप्यूटर के थ्रू वो बिल जनरेट करके देते हैं। आज बड़े बड़े आप जो ये रिलायंस फ्रेश है और बिग बाजार है, ऐसी जगहों पर जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो वहां तो सेल्फ सर्विस जैसी
टेक्निक भी आ गई कि आप एक ट्रॉली आपको मिलेगी, उस ट्रॉली को आप लेके जाइए, आपकी पसंद की चीज उठाइए, ट्रॉली में डालिए, काउंटर पर आइए, उसको कैश कराइए, उसका बिल लीजिए और आप घर जा सकते हैं। एडवांसमेंट है। ये सब तकनीकें जो आ गई, ये सब आधुनिक तकनीकें, मॉडर्न टेक्निक्स है। कस्टमर मॉडर्न हो गया, कस्टमर एडवांस हो गया, स्मार्ट हो गया, इसलिए हमें भी टेक्निक्स का क्या करना पड़ा, स्मार्ट यूज करना पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स था 6 एम में, एक सबसे बड़ा एम वो है मैन। अब पहले वो थे सहायक या गौण। रीजन, क्योंकि पहले हमारे यहां पर जो वर्कर काम करता था, जो एम्प्लॉय काम करता था, उसको अपने राइट्स के बारे में कम पता होता था। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसकी कम एजुकेशन या कम स्किल्ड होने से भी उसका काम चल रहा था। लेकिन आज कस्टमर एडवांस होने की वजह से, मार्केट एडवांस होने की वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स भी वेल ट्रेन्ड, वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड, वेल डेवलप्ड रखना पड़ता है, जिससे हम कस्टमर की स्मार्टनेस को एक हमारे पॉजिटिव तरीके से, या हम उसकी स्मार्टनेस जो वो प्रोडक्ट के लिए चाहता है या जो वो एडवांस प्रोडक्ट चाहता है, वो सब हम हमारे स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैनफोर्स से पॉसिबल करा सके। ये था एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का, उदारीकरण से पहले और उदारीकरण के पश्चात। इसे आप लिखें, उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को पॉइंट वाइज समझेंगे। जो आपके पॉइंट्स आपको यहां पर दिए गए हैं, उन पॉइंट से हम समझेंगे। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, इसको प्लीज आप नोट डाउन करें। उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण के पश्चात मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझने के बाद अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को कुछ पॉइंट्स के थ्रू। वो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट था जिससे हमने उदारीकरण की मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझा। अब हम इन पॉइंट्स के थ्रू मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने है वो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना, फेसिंग कंपटीशन। उदारीकरण के पॉइंट में जब मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन जो था लिबरलाइजेशन के पहले वो इंटरनल था, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित था या लिमिटेड कंपटीशन था। बट अब जो कंपटीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन है, यानी बाहर की कंपनीज भी हमारे देश में आ गई है, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा हैवी हो गया है। अब उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट टेक्निक्स का होना जरूरी है। तो कंपटीशन को फेस करने की इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर हमें अच्छे कंपटीशन में बना रहना है, हेल्दी कंपटीशन में बने रहना है, तो हमें मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आया वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विकास। आप संसाधन जो यूटिलाइज कर रहे हैं, संसाधनों का विकास और संसाधनों के उपयोग में डिफरेंस ये है। विकास का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जिन्हें हमने खुद बनाया है। एक तो होता है हम रिसोर्सेज एक्वायर कर रहे हैं, ये चीज तो ट्रेडिशनल है, लेकिन एडवांसमेंट तब आता है जब हम किसी रिसोर्स को डेवलप करते हैं खुद। अगर मुझे प्रोडक्शन करना है और मैंने एक मशीन बाहर से इंपोर्ट कर ली, रिसोर्स अपना लिया, तो इसका मतलब ये नहीं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम तब है जब मैंने उस मशीन को खुद अपने टेक्निक्स या अपने मेथड से उसको बनाया। रिसोर्सेज को बनाना और रिसोर्सेज को अक्वायर करना, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट वही रिसोर्स होते हैं जिनको हम खुद डेवलप करते हैं। तो मैनेजमेंट अगर हमारे पास अच्छा है तो हम अच्छे से अच्छा रिसोर्स डेवलप करने में कैपेबल हैं, सक्सेसफुल रह सकते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, सिर्फ रिसोर्सेज को डेवलप कर लेना काफी नहीं है, उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास रिसोर्सेज हैं 6 एम्स। अब उन 6 एम्स को आप कैसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से यूटिलाइज करोगे और सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, स्टेक होल्डर्स की नीड को सेटिस्फाई करोगे, इसके लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिसोर्स किस जगह पर, कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए, किस कॉस्ट पर काम आएगा, ये सब आपको देखना है। कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, ये आपको मैनेजमेंट सिखाता है। नव प्रवर्तन एवं उसका उपयोग, इनोवेशन एंड इट्स यूज। मार्केट में आज के समय में वही कंपनी सक्सेसफुल है
जो रेगुलर बेसिस के ऊपर इनोवेशन टेक्निक्स को, इनोवेशन मेथड्स को यूटिलाइज कर रही है। यानी कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या समाज की जरूरत के अनुसार अपने आप में, अपने उत्पादों में, अपनी सेवाओं में परिवर्तन करती रहती है, तब तो वो कंपनी मार्केट में सक्सेसफुल है। जैसे कि आप मोबाइल कंपनीज में देख लीजिए, आज मोबाइल कंपनीज में आपस में इतना हैवी कंपटीशन है कि वो आपस में अब प्रोडक्ट्स के साथ आगे निकलने के लिए अपने मोबाइल्स में इतनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज, इतनी टेक्नोलॉजीज, लाइक कैमरा हुआ, बैटरी बैकअप हुआ, रैम हुई, रोम हुआ, उसका मतलब सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस बना रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था, एक डिशवॉश बार जो कंपनी है, वो कंपनी ने अपने उस प्रोडक्ट को चेंज करके डिटर्जेंट पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। ये सभी इनोवेशंस के ही पार्ट हैं, और जो कंपनी जितने ज्यादा इनोवेटिव तरीके से मार्केट में काम करेगी वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। और इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब आप अपने रिसोर्सेज को इनोवेटिव तरीके से यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है संगठनात्मक उत्तरजीविता एवं अभिवृद्धि, ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यहां पर मैनेजमेंट या कोई भी संस्था जो काम करती है, मेन उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। स्टेबिलिटी, सबसे पहली बात तो जैसे इसमें दे रखा है सर्वाइव करना, मार्केट में टिकना, और मार्केट में टिकने के लिए या ग्रोथ, वृद्धि के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत जरूरी है। आप जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, 3 पॉइंट्स हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये तीनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सर्वाइव करके प्रॉफिट्स मेकिंग करेंगे, और प्रॉफिट्स मेकिंग से ही हमारी क्या हो पाएगी, ग्रोथ हो पाएगी। तो इस तरह इन सभी चीजों के लिए भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है देश का आर्थिक विकास। देश को इकोनॉमिक डेवलप करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन का उसमें योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने देश को डेवलप कर सकता है इकोनॉमिकली। क्यों? टैक्स रिसोर्सेज के रूप में वो जितनी ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट उतनी ही डेवलप होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा उतना ही जाएगा और देश भी डेवलप होगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, अच्छा मैनेजमेंट करते हुए अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। विभिन्न हितधारियों के समूहों में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। हितधारी मैंने आपको बताया, जो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन रखते हैं, उन सभी लोगों में कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना, क्योंकि ये सभी लोग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी की नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए चलना, ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और इस टास्क को आप तभी कंप्लीट कर सकते हो जब आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट जानते हो, मैनेजमेंट की टेक्निक्स को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सभी लोगों में कोऑर्डिनेशन कैसे उठाया जाए, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी देने हैं, इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम रिटर्न भी देना है, बैंकर्स को इंटरेस्ट देना है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके मैनेजमेंट पर। अब वो चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे कॉस्ट मैनेजमेंट हो, ये सब चीजें आपको यहां सीखने को मिलती हैं। समाज में स्थिरता, अब वही ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में स्टेबल रह सकता है लॉन्ग टाइम के लिए जो सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता हुआ चले। रीजन इज दैट कि रिसोर्सेज आप कहां से एक्वायर कर रहे हो, सोसाइटी से। अब सोसाइटी से रिसोर्सेज एक्वायर करोगे तो सोसाइटी को रिटर्न में कुछ तो दोगे। जब आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को कुछ दें। तो जो रिसोर्सेज आपने सोसाइटी से एक्वायर किए हैं, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए एक फिक्स प्रोडक्ट, एक अच्छे प्रोडक्ट में और एक अच्छी सर्विस में कन्वर्ट करके सोसाइटी को प्रोवाइड कराएं। ये पॉइंट्स थे आपके मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रबंध की प्रकृति। वीडियोस को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को, कॉमर्स स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोग इन टॉपिक्स को लर्न कर पाए, पढ़ पाए। थैंक यू सो मच।